ये सब लोग कैसे हैं आप सभी लोग। सवाल को आप लोगों के लिए यार एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है कि सर हमें कंसेप्ट आता है, सर हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ याद कर चुके हैं, लेकिन सर सबसे बड़ी जो दिक्कत हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि केस स्टडीज का आंसर कैसे दें, सर केस स्टडी को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों को देखने को मिल रही है और मैं इसीलिए गाइस ये एक वीडियो लेकर आया हूं कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है, केस स्टडी को टैकल कैसे करना है, केस स्टडी के आंसर्स को कैसे देखना है गाइस। ठीक है, ओके चलिए, तो बिना किसी देरी के बाद को सारे पॉइंट्स लेकर आऊं, एक एक करके समझाता हूं, समझना बड़े ध्यान से। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो है ना हमें केस स्टडी को अच्छे से केयरफुली रीड करना होता है। ठीक है, और केस स्टडी में भी सबसे पहले आप क्या रीड करिएगा, मैंने पहले भी बोला हुआ है, पहले क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद केस स्टडी रीड करो। ठीक है, तो फर्स्टली रीड द क्वेश्चन देन रीड द केस स्टडी, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन देन रीड द केस स्टडी गाइस। ठीक है जी, ओके। और रीड करते करते टाइम क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या सिनेरियो क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट किया गया है। ठीक है जी, उसके बाद की इशू या प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या दे रखी है, मतलब किस मुद्दे पे, किस चर्चा पे वो लोग ये क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, ओके। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है क्या सर जी, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है गाइस, सबसे पहले बहुत ही केयरफुली बड़े ध्यान से है ना क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी को रीड करना है। और केस स्टडी से भी पहले हमें क्या रीड करना है गाइस, क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले ये पढ़ो, उसके बाद केस स्टडी को पढ़ो। ठीक है जी, ओके वन, तो अंडरस्टैंड द सिनेरियो फर्स्ट देन आइडेंटिफाई द की इशू एंड प्रॉब्लम्स। अगर आप ये समझ गए क्वेश्चन में पूछा गया है, तब आपको ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या लिखना है। ठीक है जी, ओके, और आप बहुत इजीली आंसर लिख पाओगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है गाइस, सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन को केयरफुली, केस स्टडी को केयरफुली रीड करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई की कंसेप्ट्स। आइडेंटिफाई की कंसेप्ट्स मतलब सर जी देखो, जितने भी कीवर्ड्स की पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे हमें आइडेंटिफाई करने गाइस। ठीक है जी, ओके। मतलब देखो क्या होता है कि रिलेट, आपको रिलेट करना है केस स्टडी को उस चैप्टर से। अच्छा यार, जो केस स्टडी है ये कौन से चैप्टर से रिलेट करती होगी, अच्छा ये इस चैप्टर से रिलेट करती होगी, अच्छा तो ये टॉपिक जो है, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कंसेप्ट से रिलेट करता होगा। तो आपको क्या करना है, वो कंसेप्ट और वो टॉपिक को रिलेट करना है। ठीक है जी, उस केस स्टडी से। अगर आपने केस स्टडी को टॉपिक से और चैप्टर से रिलेट कर दिया तो आपका आंसर जो है बहुत इजीली, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो रिलेट द केस स्टडी टू रिलेवेंट चैप्टर्स और कंसेप्ट्स इन योर सिलेबस। उसके बाद हाईलाइट और नोट डाउन की टर्म्स। अब हैंड टू हैंड क्या करो सर, जिस टाइम आप रिलेट कर रहे हो उस टाइम या तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स कंसेप्ट्स बन रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दो या साइड में कहीं लिखते जाओ। ठीक है, तो या तो अंडरलाइन कर लो या साइड में कहीं लिखते जाओ गाइस। ठीक है, ओके। उसके बाद एनालाइज द सिचुएशन। कई बार क्या होता है सर, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमें सिचुएशन को समझना पड़ता है। ठीक है, हमें डायरेक्ट कोई कंसेप्ट नहीं मिल रहा होता, तो सिचुएशन के अंदर कंसेप्ट छुपा हुआ होता है। कई बार क्या होता है गाइस, डायरेक्टली हमें केस स्टडी पढ़ते टाइम कंसेप्ट नहीं मिलता है। ठीक है, कई बार क्या होता है बालकों, कई बार कंसेप्ट जो है छुपा होता है सिचुएशन में। तो हमें क्या करना है, सिचुएशन को तोड़ना है। सिचुएशन को एक ही, आपको लगे कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा नहीं होता कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सिचुएशन हो, और अगर एक ही सिचुएशन है तो सिर्फ कई पार्ट्स में तोड़ दो, क्योंकि अगर अलग अलग पार्ट्स में सिचुएशन को समझोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। और अलग अलग पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पार्ट अलग अलग कंसेप्ट को लेकर हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है बाल को, ब्रेक डाउन द केस स्टडी, ब्रेक डाउन द सिचुएशंस। ठीक है, तो सिचुएशंस को, केस स्टडी को ब्रेक डाउन कर लो वेरियस पार्ट्स में। उसके बाद लुक एट द कॉजेज एंड इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद उसको समझो, उसको रिलेट करने की कोशिश करो कंसेप्ट से। उसके बाद जो आपने सिचुएशंस आपके सामने आई हैं, जो स्मॉल पार्ट्स आपके सामने आए हैं, उसको रिलेट करना है आपको कंसेप्ट से। अगर ये काम कर लिया तो केस स्टडी सॉल्व करना और आसान हो जाता है गाइस। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और बताता हूं, देखो आप सब छोड़ दो, आप क्या क्वेश्चन देखकर, केस स्टडी देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर है? हाँ सर लगा सकते हैं। क्या उसके बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सर कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक होगा? देखो हर चैप्टर के अंदर 4 5 7 8 टॉपिक ही होते हैं, और अगर आपको सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है जी, तो शायद आप टॉपिक अगर पहचान पाए,
फिर तो आपका केस स्टडी सॉल्व करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा यही बोलता हूं यार कि जब भी केस स्टडी सॉल्व करो तो कोशिश ये करो कि चैप्टर तुरंत पहचान लो और टॉपिक तुरंत पहचान लो, क्योंकि अगर चैप्टर और टॉपिक तुरंत पहचान गए तो शायद आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे करेक्ट एक्यूरेट केस स्टडी सॉल्व करने के। ठीक है जी, ओके चलिए। उसके बाद आंसर द क्वेश्चंस गाइस, देखो कैसे करना है, आंसर कैसे करना है ये भी सुन लीजिए। बी केयरफुल, बी क्लियर और कंसाइज। आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं कि बिना मतलब कि घुमा रहे हो बातें आप भी, वो केस स्टडी में घुमाया गया है, लेकिन जब आपको आंसर लिखना है तो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, क्लियर लिखना है, ठीक है जी, कंसाइज लिखना है, बिल्कुल प्रॉपर लिमिटेड लिखना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन में पूछा उतना लिखना है, ना ज्यादा ना कम। अगर पूछा है सिर्फ आइडेंटिफाई तो आइडेंटिफाई लिखो, अगर पूछा है आइडेंटिफाई एंड कोड द लाइन तो आइडेंटिफाई करके लाइन को कोड करो, और पूछा है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एंड कोड द लाइन तो आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो, फिर लाइन को कोड करो, बिना मतलब के कुछ भी मत करो। जितना पूछा है सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, ओके। यूज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, तो कई बार क्या होता है हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, खुद से बना के लिखते हैं, लेकिन खुद से बना के सब कुछ नहीं लिखना है। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो बिजनेस की टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को यूज करोगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा एक्यूरेट, वो एक्सप्लेनेशन, वो आंसर थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लगेगा, एक्यूरेट साउंड करेगा, भले ही वो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। अब जैसे मैं बात करूं बाल को, प्लानिंग की बात कर लेते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द वेज टू अचीव इट। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन मैंने क्या किया सर, ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। और अगर मैं ये टर्मिनोलॉजीज यूज ना करूं, ऐसे लिखूं सर, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द गोल एंड प्लान इट आल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंट वेज टू अचीव इट। ये नहीं लग रहा टेक्निकल, टेक्निकल क्या लग रहा है सर, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द वेज टू अचीव इट। ठीक है, तो आई बात, कई बार आप लैंग्वेज बना तो रहे हो, लेकिन उस लैंग्वेज के अंदर अगर आप बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज यूज करोगे तो आंसर बहुत ही अच्छा फ्रेम होगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर योर आंसर, आंसर का स्ट्रक्चर तैयार करिए। हम लोग क्या करते हैं, शुरू कहीं करते हैं, खत्म कहीं करते हैं, नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा है, जिस सीक्वेंस में पूछा है उस सीक्वेंस में आंसर दीजिए। अगर पहले पूछा है आइडेंटिफाई कर लिया, फिर एक्सप्लेन कर लिया, फिर फीचर्स लिख लिए, फिर एडवांटेज लिख दिए, फिर कंक्लूजन लिख दिया, तो प्रॉपर एक आंसर का स्ट्रक्चर तैयार करना है आपको। ठीक है जी, ओके। तो स्ट्रक्चर योर आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में गाइस, अगर वर्ड लिमिट कम पड़ रही है, कई बार क्या होता है गाइस, हमारे पास 2 नंबर या 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है, पेपर में 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब सर वर्ड्स तो लिमिटेड, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देनी है, तो क्या करिए, हर पॉइंट को एग्जांपल से रिलेट करिए, हर पॉइंट को बाल को एग्जांपल से रिलेट करिए। तो एग्जांपल्स देंगे तो आपकी वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी गाइस। ठीक है जी, ओके। तो सपोर्ट विद एग्जांपल्स, कई बार आप लोग एग्जांपल्स का इस्तेमाल करके अपने आंसर को ऑल रेलेवेंट और ज्यादा विद ग्रेटर वर्ड्स, हायर वर्ड्स, लार्जर वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो है आप लोग एक्सप्लेनेशन को और सटीक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल जरूर दें जब आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो। देन आई बात समझ में गाइस, ओके। इंट्रोडक्शन फॉर्मेट देख लो, आंसर का फॉर्मेट कैसा होता है गाइस। इंट्रोडक्शन दो आप पहले, जो पूछा है जिस तरीके से पूछा है, उसके बाद मेन एक्सप्लेनेशन, मेन बॉडी होनी चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। जो भी आपने आंसर दिया है उसको कंक्लूड कर दो। ठीक है जी, ओके। तो हेंस वी कैन से दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह की कंक्लूजन भी आप लोग लिखते रहें। ओके एवरीवन, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है गाइस, प्रैक्टिस रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। देखो यार, केस स्टडी ना रातों रात नहीं होती सॉल्व। आपको एक ही चैप्टर की कम से कम 100, 150, 200 केस स्टडी सॉल्व करने का टारगेट लेके चलो, आपके पास प्रॉपर टाइम है अभी एग्जाम तक। ठीक है, ओके। तो जितने ज्यादा केस स्टडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, देखो मैं बता देता हूं आपको गाइस, केस स्टडीज रिपीट नहीं होती, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में केस स्टडी रिपीट नहीं होती। अगर एक आध कोई रिपीट होती भी है तो पता नहीं, वैसे तो मैंने कभी नहीं देखा कि केस स्टडी रिपीट हो रही हो। लेकिन गाइस, केस स्टडी रिपीट नहीं होती, लेकिन केस स्टडी के पैटर्न रिपीट होते हैं। तो अगर आपने सारे पैटर्न्स के ऊपर केस स्टडी सॉल्व कर ली तो आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं गाइस। ओके एवरीवन, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, तो जैसे ये चिल्ला रहा है यस मैंने कर दिखाया, वैसे आप भी बोलेंगे यस मैंने कर दिखाया, आपकी सारी केस स्टडीज इजीली सॉल्व हो जाएंगी गाइस। ठीक है जी, ओके। सो बस यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट गाइस। केस स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए,
अगर जो मैंने बातें बोली हैं इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत होती है केस स्टडी के अंदर तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं बहुत जल्द दोबारा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा उस कमेंट के ऊपर गाइस, ठीक है। ओके, वैसे तो मुझे लगता है मैंने केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर करना है, ये दोनों बातें बता दी हैं गाइस, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द आप लोगों से गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना।